रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एक एक्सक्लेव कभी-कभी किसी देश की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। हाल के दिनों में बाल्टिक क्षेत्र में रूस के लिए यह खास तौर पर स्पष्ट हो गया है। पुतिन ने वर्षों से कैलिनिनग्राद को नाटो के दिल में खंजर की तरह इस्तेमाल किया है। हालांकि लगभग 5 लाख की आबादी वाला यह क्षेत्र अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और दुःस्वप्न बनता जा रहा है। 27 अक्टूबर 2025 को बेलारूस से आने वाले इन रहस्यमय गुब्बारों और लगातार 3 रातों तक उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के कारण लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ सभी सीमाएं अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह कोई साधारण सीमा नियंत्रण उपाय नहीं है। इस कदम का मतलब है कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव की एकमात्र और महत्वपूर्ण भूमि सेतु जो जीवन रेखा है को काट देना, जो मुख्य भूमि रूस और उसके सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस के साथ अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पहले से ही एक नाजुक संतुलन में है। यह समझने के लिए कि बेलारूस के साथ अपनी सीमा को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का लिथुआनिया का फैसला कैलिनिनग्राद के लिए इतना महत्वपूर्ण और संभावित रूप से विनाशकारी क्यों है, हमें नक्शे को ध्यान से देखना होगा। इसका उत्तर इस क्षेत्र की कठोर भौगोलिक स्थिति और उसमें लिथुआनिया की महत्वपूर्ण स्थिति में निहित है। कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट बाल्टिक सागर तट पर स्थित एक विशेष क्षेत्र है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का हिस्सा बन गया, लेकिन इसका रूसी संघ की मुख्य भूमि से कोई स्थलीय संबंध नहीं है। हालांकि यह क्षेत्र पश्चिम और दक्षिण में नाटो सदस्य पोलैंड और उत्तर और पूर्व में नाटो सदस्य लिथुआनिया से घिरा हुआ है। यह भौगोलिक अलगाव कैलिनिनग्राद को रूस के लिए एक रणनीतिक चौकी और एक अत्यंत संवेदनशील भूमि क्षेत्र बनाता है। कैलिनिनग्राद, जिसका रूसी मुख्य भूमि से कोई सीधा जमीनी संपर्क नहीं है, बाहरी दुनिया से मुख्यतः 3 तरीकों से जुड़ा है। समुद्र के रास्ते, बाल्टिक सागर के रास्ते, सेंट पीटर्सबर्ग या अन्य रूसी बंदरगाहों तक हवाई मार्ग से और जमीनी मार्ग से। हालांकि हवाई परिवहन यात्रियों और हल्के माल के लिए उपयुक्त है, लेकिन भारी माल और बड़े पैमाने पर पुनः आपूर्ति के लिए यह असे अपर्याप्त है। इस बीच समुद्री परिवहन लगातार जोखिम भरा होता जा रहा है और नाटो नियंत्रण के लिए संभावित रूप से खुला हुआ है, खासकर जब से फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो गए हैं, जिससे बाल्टिक सागर एक तरह से नाटो झील में बदल गया है। ऐसी स्थिति में एकमात्र विश्वसनीय और उच्च क्षमता वाला संपर्क सड़क मार्ग ही बचा है। कैलिनिनग्राद से रूसी मुख्य भूमि तक जाने वाला एकमात्र सड़क मार्ग अनिवार्य रूप से लिथुआनियाई क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। यह मार्ग आमतौर पर कैलिनिनग्राद से पूर्व की ओर बढ़ता है, लिथुआनिया को पार करता हुआ बेलारूस में प्रवेश करता है। यह बेलारूस होते हुए रूस की मुख्य भूमि तक भी पहुंचता है। यह लिथुआनिया बेलारूस गलियारा नागरिक व्यापार, ट्रकों, ट्रेलरों और संभावित सैन्य आपूर्ति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस गलियारे के जरिए सैन्य काफिले और रेल संपर्क भी उपलब्ध हैं। लिथुआनिया की भौगोलिक स्थिति इसे कैलिनिनग्राद के लिए एक स्वाभाविक रुकावट बनाती है। विल्नियस प्रशासन हमेशा से इस वॉल्व को जब चाहे कसने या पूरी तरह से बंद करने की क्षमता रखता रहा है। 27 अक्टूबर 2025 को बेलारूस से कथित तौर पर आने वाले गुब्बारों का हवाला देते हुए लिथुआनिया ने ठीक यही कदम उठाया और सभी सीमा चौकियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। बंद मेडेनिनकाई और साल्चिनिनकाई सीमा चौकियां रूस और बेलारूस से कैलिनिनग्राद तक सभी भूमि परिवहन के लिए महत्वपूर्ण थीं। यदि ये मुख्य पारगमन बिंदु, मुख्य धमनियां थीं जिनसे होकर रूस और बेलारूस से कैलिनिनग्राद तक और कैलिनिनग्राद से यूरोप या रूस तक वाणिज्यिक माल, ट्रक, निजी वाहन और संभवतः रेल परिवहन गुजरता था। इन धमनियों के पूरी तरह से कट जाने का मतलब है कि कैलिनिनग्राद और रूस बेलारूस के बीच सभी जमीनी संपर्क टूट जाएंगे। इस क्षेत्र की जीवन रेखा शायद कट गई होगी। इस स्थिति के परिणाम आर्थिक और सैन्य दोनों ही दृष्टि से बेहद गंभीर हो सकते हैं। लिथुआनिया का यह क्रांतिकारी कदम यूं ही नहीं उठाया गया। यह रूस द्वारा बाल्टिक और स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों में महीनों से चलाए जा रहे एक मिश्रित दबाव अभियान का परिणाम है। जैसे ही रूस ने खुद को यूक्रेन में घिरा पाया, उसने पश्चिमी देशों का ध्यान भटकाने और गठबंधन को तोड़ने के लिए बाल्टिक क्षेत्रों में अपनी उकसावे की गतिविधियां बढ़ा दीं। बेशक रूस की कार्रवाइयों ने ही वास्तव में यह स्थिति पैदा की थी। सितंबर से अक्टूबर 2025 तक की रिपोर्टों के अनुसार रूसी यूएवी लगातार फिनलैंड, एस्टोनिया और लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र के पास उड़ान भर रहे थे और नाटो की हवाई सुरक्षा का परीक्षण कर रहे थे। रूसी युद्धपोतों और विमानों ने उत्तेजक युद्धाभ्यासों के साथ समुद्री और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के आरोपों में वृद्धि की थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021 की तरह ही बेलारूस के रास्ते पोलैंड और लिथुआनिया की सीमाओं की ओर सशस्त्र प्रवासियों को भेजने के नए प्रयास शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सीमा उल्लंघन की तीव्रता बढ़ी, पड़ोसियों की प्रतिक्रिया भी तेज हुई। इस दबाव का सामना करते हुए पोलैंड ने बढ़ते प्रवासी दबाव और सामान्य सुरक्षा चिंताओं के कारण बेलारूस के साथ अपनी सीमाएं पहले ही काफी हद तक बंद कर दी थीं। एस्टोनिया ने भी इसी तरह के सुरक्षा कारणों से बार बार सीमा पार करने पर प्रतिबंध लगाए थे। जैसा कि हमने देखा है, लिथुआनिया ने भी हाल ही में एक कदम उठाया है। लिथुआनिया द्वारा गुब्बारों का इस्तेमाल इस बढ़ते तनाव का चरम बिंदु है। रूस के लगातार उत्पीड़न का सबसे कठोर, सबसे असममित और सबसे रणनीतिक जवाब विल्नियस ने दिया है। यह बाल्टिक दीवार के निर्माण की घोषणा है। कैलिनिंग्राद इस दीवार से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला पक्ष है। दरअसल कैलिनिंग्राद का अलग थलग पड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह कदम एक आखिरी झटका है। इस क्षेत्र में बढ़ती रूसी आक्रामकता ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। कैलिनिंग्राद हमेशा से भौगोलिक रूप से असुरक्षित रहा है। नाटो के पूर्व की ओर विस्तार ने इस अलगाव को और बढ़ा दिया है। 2022 के बाद यूरोपीय संघ के प्रतिबंध और लिथुआनिया के पिछले रेल परिवहन प्रतिबंध पहले से ही कैलिनिंग्राद की अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव डाल रहे थे। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा, असली रणनीतिक शह और मात फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के साथ आई। बाल्टिक सागर अब नाटो की झील बन गया है और कैलिनिंग्राद का समुद्री संपर्क अब खतरे में है। और अब 27 अक्टूबर 2025 को लिथुआनिया द्वारा सीमा को पूरी तरह से बंद करना इस दीर्घकालिक घुटन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। कैलिनिंग्राद अब समुद्र और जमीन दोनों से घिरा हुआ है। सीमा बंद होने के तत्काल और विनाशकारी परिणाम अवश्यंभावी हैं। यह आंतरिक मोर्चे के पतन की शुरुआत है। हम कह सकते हैं कि पतन का पहला संकेत व्यापार का रुक जाना है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कैलिनिंग्राद में आने जाने वाला सारा सड़क व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था। आयात निर्यात ठप्प हो गया था। बेशक रसद संबंधी दुस्वप्न भी शुरू हो गया है। खबर है कि सीमा के दोनों ओर हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। यह स्थिति ट्रक चालकों और रसद कंपनियों के लिए पूरी तरह से आपदाजनक है। आर्थिक पतन का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक नजर आ रहा है। पहले से ही प्रतिबंधों से जूझ रही कैलिनिंग्राद की अर्थव्यवस्था इस अंतिम अलगाव के साथ पूरी तरह से चरमरा सकती है। एफ्टाटर जैसी विशाल फैक्ट्रियां अब मुख्य भूमि से पुर्जे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। बुनियादी जरूरतों की कमी, बेतहाशा कीमतों में वृद्धि और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी अब संभावना नहीं बल्कि निश्चितता है। नागरिक दहशत का दौर एक और संभावित संकेत है। जनता की बुनियादी चीजों तक पहुंच न पाने की अक्षमता अनिवार्य रूप से दहशत, लूटपाट और सामाजिक अशांति को जन्म देगी। आंतरिक मोर्चे का पतन रूस के केंद्र में नहीं बल्कि उसके सबसे कमजोर गढ़ कैलिनिंग्राद में शुरू हुआ है। इसे एक चतुराई से रचा गया कूटनीतिक जाल माना जा रहा है। लिथुआनिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध और बचाव योग्य मामला प्रस्तुत करता है। हमारे हवाई क्षेत्र का अज्ञात वस्तुओं द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। ये शब्द विल्नियस की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यह कदम पोलैंड और एस्टोनिया द्वारा उठाए गए पिछले कदमों के बाद उठाया गया है, लेकिन यह कहीं अधिक कठोर और रणनीतिक प्रतिक्रिया है। बाल्टिक देश मिलकर काम कर रहे हैं। यह कदम न केवल बेलारूस को दंडित करता है बल्कि रूस के सबसे कमजोर बिंदु, उसकी सबसे संवेदनशील संपत्ति कैलिनिंग्राद पर भी प्रहार करता है। तो इस कदम के जवाब में रूस के पास क्या विकल्प हैं, इस बात पर बहस चल रही है कि क्या सैन्य जवाबी कार्रवाई संभव है। लिथुआनिया पर हमला करने से नाटो का अनुच्छेद 5 लागू हो जाएगा और इसका मतलब होगा कि यूक्रेन में पहले ही नाकाम हो चुकी सेना के साथ पूरे नाटो गठबंधन के खिलाफ युद्ध शुरू करना। यह आत्महत्या होगी। कूटनीतिक विकल्प सीमित हैं। मास्को ने इस कदम की कल्पना नहीं की थी। पुतिन ने सोचा था कि हाइब्रिड उत्पीड़न से वे पश्चिम को बांट देंगे, लेकिन उन्होंने पश्चिम को एकजुट करके खुद को फंसा लिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस कदम ने कैलिनिंग्राद के दीर्घकालिक भाग्य को निश्चित कर दिया है। यह एक्सक्लेव रूसी मुख्य भूमि से हमेशा के लिए अलग हो गया है। अब आपूर्ति के एकमात्र रास्ते बाल्टिक सागर से होकर जाते हैं, जो फिनलैंड और स्वीडन की भागीदारी से नाटो की एक झील बन गया है, या फिर एक सीमित हवाई गलियारे से होकर। ये दोनों ही रास्ते महंगे, धीमे और सबसे महत्वपूर्ण बात नाटो के सैन्य विवेक पर निर्भर हैं। यह स्थिति कैलिनिंग्राद में रूसी सेना की विशाल उपस्थिति को सैन्य सामग्री की दृष्टि से बाधित करती है, उसे खतरे के रूप में हटाकर एक बोझ में बदल देती है जिसकी रक्षा करना जरूरी है। सैन्य सामग्री की दृष्टि से बाधित सेना युद्ध नहीं कर सकती। सैन्य कमजोरी अपरिहार्य है।
मॉस्को को अब इस बात पर विचार करना होगा कि आर्थिक रूप से ढह रहे और सामाजिक रूप से विस्फोट के लिए तैयार एक ऐसे क्षेत्र का प्रबंधन कैसे किया जाए। यह एक भयानक सिरदर्द है जो यूक्रेन में युद्ध पर केंद्रित संसाधनों को और विभाजित कर देगा। लिथुआनिया का यह साहसिक कदम दर्शाता है कि बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच एक छोटी सी लगने वाली घटना के कितने बड़े भू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। रूस का रणनीतिक गढ़ कैलिनिंग्राद अब लिथुआनिया और पोलैंड के रास्ते जमीन से और बाल्टिक सागर के रास्ते समुद्र से घिरा हुआ है, रसद की दृष्टि से पंगु है और आर्थिक पतन के कगार पर है। यह यूरोप में पुतिन के शक्ति प्रदर्शन के लिए एक बड़ा झटका है। कलिनिनग्राद का जमीनी पुल टूट चुका है और इस तबाही के नतीजे अभी शुरू ही हुए हैं। किले की दीवारें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। ऐसा लगता है कि उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया है और अब उन दीवारों के बाहर सिर्फ मॉस्को और उसके बेबस जागीरदार ही बचे हैं। हालांकि लिथुआनिया द्वारा 27 अक्टूबर को उन स्टील की बाधाओं को हटाने से सिर्फ जमीनी सीमा ही सील नहीं हो गई। इस कदम ने पुतिन और कैलिनिंग्राद में मौजूद अलग थलग गैरिसन को उनके आखिरी बचाव मार्ग यानी बाल्टिक सागर एक बहुत बड़े, कहीं ज्यादा क्रूर और कहीं ज्यादा परिष्कृत जाल में फंसा दिया जो किसी कीप जैसा था। जब जमीनी दीवार खड़ी की गई थी तो क्रेमलिन के रणनीतिकारों को यकीन था कि वे अभी भी सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना होने वाले मालवाहक जहाजों से कैलिनिंग्राद को आपूर्ति कर सकते हैं। पीटर्सबर्ग ने अपने बेड़े आगे बढ़ाए और नाटो को समुद्र से परेशान किया। हालांकि यह उस चतुर जाल की आखिरी चाल थी जिसका नाटो महीनों से इंतजार कर रहा था, जिसे उसने कूटनीतिक बिसात पर बिछाया था, क्योंकि जमीनी दीवार के पूरा होने के साथ ही बाल्टिक सागर अभियान का अंतिम और सबसे घातक चरण यानी समुद्र में रूस का गला घोंटने की रणनीति अब शुरू हो रही थी। यह सिर्फ एक दीवार नहीं थी बल्कि एक स्टील का पिंजरा था जिसकी दीवारें, छत और फर्श एक साथ बंद हो जाते थे। जैसा कि बताया गया है, स्वीडन के नाटो में शामिल होने से बाल्टिक सागर का सैन्य भूगोल पूरी तरह से बदल गया था, जो अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। बाल्टिक सागर अब भौगोलिक दृष्टि से रूस का खेल का मैदान नहीं रहा। यह प्रभावी रूप से और रणनीतिक रूप से नाटो की एक झील थी। लिथुआनिया द्वारा अपने अंतिम भूमि द्वार बंद करने के साथ यह झील सिद्धांत एक कठोर वास्तविकता में बदल गया। इस नई वास्तविकता के केंद्र में जमीन का एक टुकड़ा है, स्वीडिश द्वीप गोटलैंड, जिसे अडूबने वाला विमानवाहक पोत उपनाम दिया गया है और जो बाल्टिक सागर के ठीक बीच में स्थित है। वर्षों से रूसी जनरलों ने संभावित संघर्ष के पहले 48 घंटों के भीतर गोटलैंड पर कब्जा करने और बाल्टिक सागर पर नियंत्रण के लिए इसे एक चौकी के रूप में इस्तेमाल करने का सपना देखा था। अब इसके विपरीत वह द्वीप नाटो के लिए एक खंजर बन गया है जिसका इस्तेमाल रूस को उसके ही बंदरगाहों में फंसाने के लिए किया जा रहा है। जब जमीनी सीमाएं बंद हो जाती हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना होने वाले रूसी जहाज़ों के लिए कैलिनिनग्राद में अलग थलग पड़े गैरिसन को आपूर्ति करने के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है। यह बाल्टिक सागर से होकर गुजरने वाला संकरा समुद्री गलियारा है और गोटलैंड द्वीप इसी गलियारे की रक्षा करता है। स्वीडन नाटो के पूर्ण समर्थन से इस द्वीप को दुनिया की सबसे उन्नत एंटी शिप मिसाइल प्रणालियों से सुसज्जित कर रहा है। द्वीप पर तैनात स्वीडन निर्मित RBS-15 मिसाइलें और नॉर्वेजियन सी अटैक मिसाइल बैटरियां, जिनकी मारक क्षमता सैकड़ों किलोमीटर है, गोटलैंड के आसपास के समुद्र के हर वर्ग मीटर को मौत के क्षेत्र में बदल देती हैं। अब एक रूसी आपूर्ति जहाज, एक युद्धपोत या अलेक्जेंडर, शाबालिन जैसा कोई भूतिया जहाज जिसका ट्रैकिंग सिस्टम बंद हो गोटलैंड पर मौजूद उन अदृश्य शिकारियों के रडार स्क्रीन पर बंदरगाह से निकलते ही दिखाई दे जाता है। पोलिश तट और गोटलैंड के आसपास की मिसाइल बैटरियों के बीच संकरी खाई में इन जहाज़ों के बचने की संभावना लगभग न के बराबर है। यह सिर्फ एक सैन्य नाकाबंदी नहीं है बल्कि एक गंभीर अभियान है जो कैलिनिनग्राद में सेना और लोगों को समुद्र से सांस लेने से रोकता है। फिनलैंड द्वारा हेलसिंकी के तट पर और एस्टोनिया द्वारा टैलिन के तट पर तैनात एंटी शिप मिसाइलें खाड़ी के प्रवेश द्वार को एक साथ बंद कर सकती हैं। इसका मतलब है कि रूसी बाल्टिक बेड़े के मुख्य अड्डे सेंट पीटर्सबर्ग से निकलने की हिम्मत करने वाला कोई भी रूसी युद्धपोत खुले समुद्र में पहुंचने से पहले ही 2 नाटो देशों की गोलीबारी में फंस जाएगा। रूसी बाल्टिक बेड़ा तब एक बेड़ा नहीं रहा। यह एक बंधक है, अपने ही बंदरगाह में फंसा हुआ है, हिलने डुलने में असमर्थ है। इस स्थिति ने रूसी बाल्टिक बेड़े को भौगोलिक रूप से 2 भागों में बांट दिया है और रणनीतिक रूप से उसे पंगु बना दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग समूह बेड़े का मुख्य हमलावर बल फिनलैंड की खाड़ी में नाटो की मिसाइल रेंज में फंस गया है। कैलिनिनग्राद समूह बेड़े का दूसरा भाग कैलिनिनग्राद बंदरगाह में एक
गैरिसन बल में तब्दील हो गया है जो ज़मीन और समुद्र से घिरा हुआ है और जिसका ईंधन और गोला बारूद ख़त्म हो रहा है। बेड़े के ये दोनों अंग अब एकजुट नहीं हो सकते या एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। वे एक ही समुद्र में दो अलग अलग जेलखानों की तरह हैं जो एक दूसरे से कटे हुए हैं। जब ज़मीनी और समुद्री रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तो क्रेमलिन के पास कैलिनिंग्राद तक आपूर्ति के लिए बस एक ही उम्मीद बचती है, एक अकेला बेहद महंगा और कमज़ोर रास्ता, और वो है हवाई पुल। सैद्धांतिक रूप से रूस इल्यूशन IL-76 जैसे विशाल सैन्य परिवहन विमानों का उपयोग करके एक रसद लाइन स्थापित कर सकता है जो सेंट पीटर्सबर्ग से उड़ान भरकर बाल्टिक सागर के ऊपर उस संकरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई गलियारे से होते हुए कैलिनिंग्राद तक पहुंच सकते हैं। हालांकि यह एक निराशाजनक योजना है जो नाटो के अदृश्य डिजिटल लौह पर्दे, जो बाल्टिक पिंजरे की छत बनाता है, को ध्यान में नहीं रखती। लिथुआनिया द्वारा उन 13 गुब्बारों का हवाला देते हुए अपनी सीमा बंद करने से नाटो को न केवल जमीन पर बल्कि हवा में भी संलग्नता नियमों को सख्त करने की वैधता मिल गई है। बाल्टिक सागर अब न केवल गश्ती जेट विमानों से बल्कि दुनिया के सबसे सघन सेंसर नेटवर्क से भी घिरा हुआ है। नाटो के एबवैक्स निगरानी विमान और USRQ-4 ग्लोबल हॉक जैसे उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित विमान जो लिथुआनिया के सियोलाई और एस्टोनिया के अमारी स्थित ठिकानों से उड़ान भरते हैं, इस क्षेत्र में 24 घंटे 7 दिन गश्त करते हैं। वे उस संकरे हवाई गलियारे से गुजरने वाले हर रूसी विमान का कलिनिनग्राद से उड़ान भरने से पहले ही पता लगा लेते हैं। स्पेन के रक्षा मंत्री के विमान जैसे नागरिक विमानों को निशाना बनाकर किए गए GPS जैमिंग हमलों के जवाब में रूस ने नाटो को अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्धक बेड़े तैनात करने के लिए कहा। अब अमेरिकी EA-18G ग्रोलर जैसे विशेष विमान इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं जो रूसी सैन्य संचार UAV नियंत्रण आवृत्तियों और सबसे महत्वपूर्ण कैलिनिनग्राद में उन प्रसिद्ध S-400 बैटरियों के लक्ष्य पहचान रडारों को अंधा और धोखा देने में सक्षम हैं। अगर कोई रूसी IL-76 परिवहन विमान इस हवाई गलियारे में प्रवेश करने की हिम्मत करता है तो उसका क्या होगा पोलैंड से उड़ान भरने वाले F-35 स्वीडन से ग्रिपेन लड़ाकू विमान या जर्मनी से यूरोफाइटर उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे। यह कोई दोस्ताना अनुरक्षण नहीं बल्कि एक परेशान करने वाला और धमकी भरा अनुरक्षण है। नाटो के जेट विमान रूसी विमान के पंखों से बस कुछ मीटर की दूरी पर उड़ान भरेंगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि वे मार्ग से जरा भी विचलन या उकसावे वाली हरकत पर गोली चलाने के लिए तैयार हैं। यह स्थिति कैलिनिनग्राद तक हवाई पुल को सैन्य रूप से अस्थिर और राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य बनाती है। हर उड़ान तीसरे विश्व युद्ध की संभावित चिंगारी लिए हुए है। लिथुआनिया द्वारा बेलारूस और रूस के लिए अपने आखिरी दरवाजे बंद करने का अंतिम परिणाम एक धीमा और अपमानजनक आर्थिक और राजनीतिक पतन होगा जो सैन्य हार से कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा। लुकाशेंको के लिए खेल खत्म हो चुका है। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को यूरोप तक खोलने वाला महत्वपूर्ण रेलवे कॉरिडोर अब पोलैंड और लिथुआनिया की स्टील की दीवारों से टकराकर रुक गया है। मिन्स्क के लिए इसका मतलब है कि हर साल अरबों डॉलर का परिवहन राजस्व लुप्त हो रहा है। एक तानाशाह जो अपनी ही जनता को समृद्धि का वादा नहीं कर सकता, जिसकी आय का एकमात्र स्रोत रूस की सद्भावना पर निर्भर है, अब नेता नहीं बल्कि मास्को का दिवालिया गवर्नर मात्र रह गया है। पुतिन के जुए में बलि चढ़ाए जाने वाले पहले मोहरे बन गए हैं। हालांकि पुतिन के लिए स्थिति कहीं ज्यादा जटिल है। बेलारूस को बोझ की तरह उठाने के अलावा रूसी नेता ने अपना खंजर कलिनिनग्राद भी खो दिया है। कैलिनिनग्राद अब नाटो के लिए खतरा बनने वाला कोई अड्डा नहीं रहा, बल्कि यह नाटो द्वारा बंधक बनाए गए 4.50 नागरिकों और हजारों सैनिकों का एक गढ़ शहर है। पुतिन को अब इस अलग थलग पड़े इलाके में सिर्फ समुद्री और हवाई रास्ते से ही आपूर्ति करनी पड़ती है, और वह भी नाटो की दया पर। इसका मतलब है कि यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए उसे जिन संसाधनों की सख्त जरूरत है वे उसके ही बनाए इस रणनीतिक ब्लैक होल में बह रहे हैं। संक्षेप में उन 13 गुब्बारों पर लिथुआनिया की दृढ़ प्रतिक्रिया ने पुतिन के पूरे हाइब्रिड युद्ध सिद्धांत को उनके ही मुंह के बल गिरा दिया है। अब हर उकसावे का जवाब पश्चिम की ओर से झिझक या डर के रूप में नहीं बल्कि ज्यादा सैनिकों, ज्यादा मिसाइलों और एक ज्यादा स्थायी नाटो अड्डे के रूप में मिलता है। इस युद्ध में जिसे पुतिन ने नाटो को अपनी सीमाओं से दूर धकेलने के लिए शुरू किया था, उलटे वे नाटो के सबसे आधुनिक हथियारों और सबसे दृढ़ सैनिकों को अपने दरवाजे पर कलिनिनग्राद और सेंट पीटर्सबर्ग के ठीक बगल में लाने में कामयाब हो गए हैं। यह उनकी सबसे बड़ी और सबसे विडंबनापूर्ण रणनीतिक हार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में पुतिन को इस स्थिति से और भी ज्यादा नुकसान होगा।
जैसे जैसे पश्चिमी आर्थिक दबाव बढ़ता है और बाल्टिक देशों के सैन्य और कूटनीतिक फैसले सख्त होते जाते हैं, लिथुआनिया से लेकर कैलिनिनग्राद और यहाँ तक कि रूस तक फैली एक विशाल लहर क्रेमलिन तक पहुँच सकती है। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।